दोहे इसलिए यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल इन द सेंस के फॉर ऑल द टाइम एंड ऑल द प्लेसेस, कि इन्हें ये इंसान को देखते हैं और इंसान की जो बुनियादी सरगम है उसकी सोच की और उसके दिल की और दिमाग की, उसके ऊपर वो धुनें बनाते हैं। वाह। तो वो तो हमेशा नई रहेंगी, पुरानी नहीं हो सकती। गज़ल जो है वो एक ज़रा पैकेज होता है। तो होता ये है कि जो पहला शेर है गज़ल का उसे मतला कहते हैं, जिसका डिक्शनरी मीनिंग है होराइजन। कोई ज़रूरी नहीं है गज़ल के अगली 2 लाइन का पिछली 2 लाइन से कोई भी संबंध हो। दोहा भी 2 लाइन का होता है, जैसे शेर 2 लाइन का होता है, लेकिन दोहे को 10 दोहे आगे पीछे नहीं चाहिए, वो अपने अंदर कंप्लीट है। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। शब्द जो है, हम लोग शब्द की इज्जत नहीं करते, और ये कितनी खतरनाक चीज है और ये कितनी खूबसूरत चीज है, हमें एहसास नहीं। सही शब्द से बेहतर कुछ नहीं और बुरे शब्द से बुरा कुछ नहीं। वाह, ये सच है। नहीं, मेरा मकसद ये कहने का ये था कि मजाज के मुझे ह्यूमर मालूम पर थोड़ी है, बात हो। ये जोक करने लगे, मैं बात सेंस ऑफ ह्यूमर की कर रहा था। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे दिनों के लिए नहीं बना है। आपकी कार में जो शॉक ऑब्जर्वर है वो क्या स्मूथ सीमेंटेड रोड्स के लिए बने हैं? वो उन रोड्स के लिए बने हैं जिनमें गड्ढे हैं। सीपीयू में छिपे ज्ञान के मोती। तो सीपीयू में छिपे ज्ञान के मोती, यहाँ तो अथाह सागर जावेद साहब बैठे हैं, तो समंदर में से ज्ञान के मोती ढूंढने वाले हैं हिमांशु वाजपेयी जी। हिमांशु वाजपेयी जी को दास्तान गोई से सभी जानते होंगे, लखनऊ की सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं और देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सीपियाँ किताब है, राजकमल से आई है। इसमें दोहों पर दोहे हैं और दोहों पर जावेद साहब का ऑब्जर्वेशन है, उनकी अपनी समझ जो उन्होंने जिसका इजहार किया है। वो अख्तर नज़मी का शेर है कि लगता नहीं है पढ़ने में लगने लगेगा दिल, लगता नहीं है पढ़ने में लगने लगेगा दिल, ऐसा करो रहीम के दोहे पढ़ा करो। तो बस जल्दी से हम बातचीत शुरू करते हैं। ये सीपियाँ किताब यहाँ मौजूद है राजकमल की, अगर जावेद साहब इजाज़त देंगे तो साइन भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम ये बात शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सा सवाल है सर कि ये जो दोहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी उपयोगिता क्या है? कैसे आप इनकी उपस्थिति को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं या समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदल जाती है, साइंस बदलती है, तो प्रोग्रेस करती है, लिबास बदल जाते हैं, मकानों की आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है, लेन देन के तरीक़े जो है अलग हो जाते हैं, कम्युनिकेशन के तरीक़े अलग हो जाते हैं, लेकिन जो सरगम है इंसान के की भावनाओं की, जज्बात की, वो तो वही रहती है। इंसान तो वही है, वही मोहब्बत, वही नफ़रत, वही दोस्ती, वही दुश्मनी, वही उम्मीदें, वही सपने, वही ख्वाब, वही नाकामी, वही कामयाबी, वो सब तो वही रहती है। तो ये जो हैं दोहे इसलिए यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल इन द सेंस के फॉर ऑल द टाइम एंड ऑल द प्लेसेस, कि इन्हें ये इंसान को देखते हैं और इंसान की जो बुनियादी सरगम है उसकी सोच की और उसके दिल की और दिमाग की, उसके ऊपर वो धुनें बनाते हैं। वाह। तो वो तो हमेशा नई रहेंगी, पुरानी नहीं हो सकती। वाह। और ये जो 2 मिसरों की जो सिन्फ़ सुखन है, जो विधा है, एक शेर है उर्दू में गज़ल के शेर और एक ये दोहा, तो इन दोनों में आप कितनी क़ुर्बत, कितनी निकटता पाते हैं और कैसे ये फ़र्क है, अगर इस पर बात कर सकें? कि गज़ल जो है वो एक ज़रा पैकेज होता है। तो होता ये है कि जो पहला शेर है गज़ल का उसे मतला कहते हैं, जिसका डिक्शनरी मीनिंग है होराइजन। तो दैट फर्स्ट कपलेट इज़ द होराइजन ऑफ द गज़ल, जो तय करता है बाकी गज़ल जो नीचे आएगी उसके बारे में। और इसमें दोनों मीटर लाइंस में राइम होता है जी। जो पहला दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा क्या है, तो हुआ दवा, ये वो है। और ये जो बाद में क्या है का रिपीटेशन है, ये सिर्फ उर्दू गज़ल में है या फ़ारसी गज़ल में है। और अभी तो पंजाबी में भी गज़ल होती है, उसमें भी है, हिंदी में भी गज़ल होती है, उसमें भी है,
मराठी में भी गज़ल होती है, गुजराती में भी गज़ल होती है, तो ये है। लेकिन ये आया जो है पर्शियन से है, रदीफ। ये अरबिक पोइट्री में नहीं है, ग्रीक पोइट्री में नहीं है, रोमन पोइट्री में नहीं है, लैटिन पोइट्री में नहीं है। ये सिर्फ पर्शियन ने ईजाद किया था और हमने उसे लेके अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो बाद में राइम के बाद जो रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं, उसमें 2 लाइन में हर बात कंप्लीट है। कोई ज़रूरी नहीं है गज़ल के अगली 2 लाइन का पिछली 2 लाइन से कोई भी संबंध हो। वो अपने अंदर कोई भी, आप किसी एक चीज़ के बारे में, कोई दूसरे प्रॉब्लम के बारे में कर सकते हैं। तो फिर व्हाट कीप देम टुगेदर, द राइम एंड द अदर थिंग जो कि रिपीटेटिव है, उसको कहते हैं रदीफ जी। एक, एंड द मीटर, वो इन्हें साथ में रखता है। तो इट इज़ लाइक एन असॉर्टेड बॉक्स ऑफ बिस्किट। क्या आपने एक डब्बा है उसे खोला तो उसमें हर तरह के बिस्किट रखे हैं, नमकीन भी है, मीठे भी हैं, क्रीम भी है, चॉकलेट भी है, तो और उसी तरह गज़ल है। दोहा भी 2 लाइन का होता है, जैसे शेर 2 लाइन का होता है, लेकिन दोहे को 10 दोहे आगे पीछे नहीं चाहिए, वो अपने अंदर कंप्लीट है। एक दोहा कह दिया, ख़त्म हो गई बात। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर एक मतला हो और नीचे 4 शेर और हो, कोई ज़रूरी नहीं। तो बल्कि वो अपने अंदर एक पूरी दुनिया होता है, ये फ़र्क है। वाह। तो अच्छा, दोहा एक ख़ास मीटर में होता है। जी। एक ही मीटर है जिसमें सारे दुनिया के दोहे लिखे गए हैं और उसमें रदीफ नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, रदीफ तो ये गज़ल से आई है, दोहे में रदीफ नहीं होती। जी। तो इस किताब में, सीपिया में, बहुत जो दोहे के मशहूर कवि हैं, कबीर हैं, रहीम हैं, तुलसी हैं, वृंद हैं, इन सब के दोहे और उस पर बातचीत है। कुछ दोहों की हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें ये जो दोहा है कबीर का, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। ये इसका बातचीत भी हुई थी। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मेरे लिए इंतहाई शर्म की और एम्बेरसमेंट की बात है कि जहाँ पुरुषोत्तम जी बैठे हो और अतुल जी बैठे हो, वहाँ स्टेज पे बैठ के मैं कबीर की बात करूं। मेरी भी हिम्मत की दाद दीजिए पुरुषोत्तम जी। है ये बात तो है, क्या है वो, बरसे कंबल भीगे पानी। तो ये है, क्या बात। तो ये भी कबीरदास का ही है, जी बरसे कंबल भीगे पानी। जी। तो खैर, आप दोनों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अगर जहाँ मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से कहिए क्या ये नहीं यूँ है। वाह। और मैं दोनों से सीरियसली कह रहा हूँ, ये दोनों मुझसे कई गुना से भी ज़्यादा जानते हैं कबीर को। अगर अब इत्तेफाक से तो फिर आपको करनी थी किताब। नहीं है क्यों नहीं जी भाई? इसकी प्रस्तावना पुरुषोत्तम जी ने लिखी है, और दोहों की क्या परंपरा है, क्या अर्थवेदता है और क्या उपयोगिता है हमारे समय में, उस पर बहुत अच्छी प्रस्तावना एक पुरुषोत्तम जी की इस किताब में है। तो आप किताब जब लेंगे तो वो भी आपको मिलेगी। जी। नहीं खैर, पुरुषोत्तम जी तो एक्सपर्ट, मतलब इनसे ज़्यादा कौन जानता है इस बारे में। और वही लिख सकते थे प्रस्तावना। जी। या कोई भी दोहा जो आप, हाँ, आपको आप बोलिए कौन से दोहा कह रहे थे आप? ये तो ये था कबीर का, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव। सही है। ये इसके पहले बिल्कुल लफ्जी माने बता दे कि भाई शब्द जो है वो संभाल के बोला कीजिए। शब्द के वैसे तो हाथ और पैर नहीं होते, लेकिन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एक शब्द जो है वो तो आपको औषध करे के जो, और जो आपको बहला दे, अच्छा करे, महसूस करे, और एक शब्द जो है वो घाव। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मतलब मैं एक सॉब स्टोरी अपनी नहीं सुनाना चाहता हूँ कि मेरा जीवन कितना दुखों में कटा है, लेकिन वजह दूसरी है। मैं बहुत ख़राब दिन देखे हैं ज़िंदगी में। बम्बई में कई साल तक मेरे पास घर भी नहीं था, रात को कहाँ सोऊंगा सोचता था। जब सुबह उठता था तो खाना कहाँ मिलेगा, दोपहर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई बार नहीं भी मिलता था। मैंने ऐसे दिन देखे हैं। 2 जोड़ी कपड़ा था, एक लॉन्ड्री वाले से दोस्ती हो गई थी, एक जोड़ी वहीं रखता था, वो धो के वो रखा है, जब ये 2-3 दिन में बहुत मैला हो जाता तो वहाँ जाके वो पहन लेता, ये दे देता था। ऐसे मैंने बड़े दिन देखे हुए। लेकिन यकीन कीजिए, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो ऐसे दिन देखते हैं और देख रहे होंगे। जिस दिन आपको रोटी मिल जाती है, जिस दिन आपको घर मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, आप ये दुख भूल जाते हैं।
अभी थोड़ी मैं बैठ के रोता हूँ कि अरे उस दिन मुझे खाना नहीं मिला था, अरे उस दिन मैं तो सड़क पे सोया था, फुटपाथ पे सोया था। मैं सोया हूँ, वो चला जाता है। एक चीज नहीं जाती, जो किसी ने कड़वा बोला था, क्या बात है, जो इंसल्ट किया था, वाह, वो नहीं जाती। भूख चली जाती है खाना खाने से, तकलीफ चली जाती है अच्छी छत से, अच्छे बिस्तर से, सब चला जाता है। वो जो बिना टिकट लोकल ट्रेन में सफ़र किया और पकड़े गए, वो चला जाता है। लेकिन कार कितनी बड़ी महंगी ले लो, लेकिन जो नहीं जाता है वो एक कड़वा जुमला, एक इंसल्टिंग लुक, एक वर्ड इंसल्ट का, वो कोई आदमी नहीं भूलता, कोई आदमी नहीं भूलता। वो कहे ना कहे, उसके ऊपर है किस मिजाज का आदमी है, बताए नहीं बताए। शब्द जो है, हम लोग शब्द की इज्जत नहीं करते हैं, और ये कितनी खतरनाक चीज़ है और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, हमें एहसास नहीं है। सही शब्द से बेहतर कुछ नहीं और बुरे शब्द से बुरा कुछ नहीं। वाह, ये सच है। वाह, और मैं कुछ लोग, मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो ये तो वो है, स्टॉक एक्सचेंज कब ऊपर गया कब नीचे गया, चांदी और सोने क्या भाव ऊपर नीचे होगा, जो हमारे लोगों का होता रहता है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि देखो भाई, तुम्हें गलत काम करना है तो तुम ऐसा करो कि किसी विधवा की जायदाद खा जाओ, किसी अनाथ जो उसके बाप ने पैसे रखाए थे कि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को पढ़ा देना, वो पैसा खाओ, चोरी कर लो कहीं किसी घर में, अंगूठी रखी हो जेब में रख लो। बुरा काम करोगे लेकिन कुछ फायदा तो होगा, कुछ तो मिला तुम्हें। किसी से बदतमीजी करोगे तो तुमने एक बुरा काम किया बिना फायदे के, इट्स अ बैड डील। वाह, वाह, और तुमने किया क्या कि एक मोबाइल ट्रांसमीटर छोड़ दिया कि जो तुम्हारे खिलाफ प्रोग्राम्स रिले करेगा सोसाइटी में, क्या बात है, वाह, और तुम्हें मिला कुछ भी नहीं। तो हम अपने शब्द को कितने केयरलेसली बोलते हैं, बिना सोचे। शब्द भी इंसान की तरह होता है। वाह, एक दरवाज़ा खुला, एक आदमी एंटर हुआ तो आपने सबसे पहले तो उसकी शक्ल सूरत देखी, कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह का लगता है, तो एक तो ये देखते हैं। फिर आपका इंट्रोडक्शन होता है कि साहब ये डॉक्टर है, तो आपको मालूम हुआ ये करते क्या है। फिर जब आपने उससे बातचीत शुरू की तो कहाँ के रहने वाले, पहले मैं कानपुर का हूँ साहब। अच्छा, कानपुर में हमारे भी एक दोस्त हैं, वो ये हैं, आप उन्हें जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ साहब, उनसे तो मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात है। एक्चुअली क्या है, उनके जो भाई हैं वो मेरे कलीग। अब आपने धीरे धीरे उस आदमी के रिश्ते और उसका सोशल स्टेटस और क्लास, कहीं ये सारे सवाल करके तय किया, फिर स्लॉट किया उस आदमी को, ये किस लेवल का आदमी है। क्या बात है, ऐसे ही शब्द होते हैं। शब्द का फिजिकल अपीयरेंस उसकी साउंड है। सबसे पहले जो चीज आपको टच करती है वो साउंड है शब्द की, ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस। जैसे ये आदमी डॉक्टर था जो कानपुर से आया था, वैसे ही ये शब्द जो है, इसका काम है, वो डिक्शनरी में एक वर्ड लिखा हुआ है, ये उसकी मीनिंग कर, बस जो है मीनिंग कन्वे करना इसका जॉब है, प्रोफेशन है। वाह, मगर सिर्फ जॉब से तो आदमी नहीं होता ना, उसी तरह वर्ड भी सिर्फ अपने मीनिंग से नहीं होते। वाह, ये वर्ड किस कंपनी में रहे हैं, इन वर्ड, इस वर्ड के साथ और कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर से, उससे आपको किस रेफरेंस में आपने ये वर्ड सुने हैं, इस वर्ड से एक आम सबकॉन्शियस में कौन कौन से वर्ड कनेक्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने तो देखा है कि अपनी लिमिटेड एक्सपीरियंस में कि अगर आप मीठा बोलते हैं, भले भूखे को रोटी ना दें, बेघर को छत ना दें, जिसके पास कपड़ा नहीं उसे कपड़ा ना दें, लेकिन उससे बात इज्जत से करें और मीठी ज़बान में करें, वो आपको पसंद करेगा। आप उसे खाना भी दे दीजिए, छत भी दे दीजिए, कपड़ा भी दे दीजिए और इंसल्ट कर दीजिए, वो आपका हिसाब बराबर कर देंगे। वाह, तो ये शब्द जो है ना, ये वाकई ऐसा घाव लगाते हैं, सही कह रहा है कभी, कि जो भरता नहीं, सब भर जाता है, शब्द का घाव नहीं भरता। मतलब मैं बताऊं, धर्म जी बड़े सीधे आदमी थे, मतलब वो स्टार भी हो गए, ये भी, वो अंदर से वो वहीं जिस गांव से आए थे वहीं के आदमी थे अंदर।
तो एक दिन 1957-58 में आए थे वो फिल्म इंडस्ट्री में, 59-60 में तो उनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई। तो एक दिन बता रहे थे, अच्छा वो भी इन्हीं दिनों से गुजरे थे, गैरेज में सोते थे, ये करते थे। तो हम लोग एक दिन बैठ के बात कर रहे थे अपने अपने ज़मानों की, ये वाले दिन की। मैं उनके कोई 10 साल बाद आया, तो कहले यार मैं वहाँ बैठा हुआ था और बेंच पे रंजीत स्टूडियो में, और वो आया और वो मेरे इसने बाल पकड़ के ऐसे हिला दिया, क्यों अभी तक बेकार बैठा है? अच्छा, जब वो ये कह रहे थे ऐसे बेकार बैठा है, कब तक रहेगा, वापस चला जा। ये सुपरस्टार है बरसों का, यानी पिछले 20 साल से तो बड़ा स्टार था। जब ये किस्सा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यार ऐसा बोला मुझे, मतलब वो घाव, वो दर्द उस आदमी में वैसे का वैसा बाकी है। वो इतनी शोहरत, इतनी फेम, इतने दौलत, वो इसको नहीं कम कर सकी। वो वैसा रखा है बिल्कुल फ्रीज, फ्रोजन। तो हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए बोलते वक्त कि हम क्या कह रहे हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। बहुत जरूरी, बहुत सही बात। यानी शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द की पूरी अपनी एक तहजीब है, एक दुनिया है शब्द में। वो दराब बानो वफा का शेर मुझे याद आ गया कि ये कौन शख्स है उस लफ्ज़ जैसा लगता है, ये कौन शख्स है उस लफ्ज़ जैसा लगता है, मेरे वजूद के मतलब को जो अदा कर दे। तो ये एक अजीब बात है। बानो दाराब शाह वफा बहुत अच्छी शायर लखनऊ की थी, बहुत मशहूर भी नहीं है वो, ज़्यादातर लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। आज आपने भी शेर सुना है, एक 50 मिनट पहले मैंने 2 शेर उनके इनको कान में सुनाए, और जबकि वो इतनी फेमस पोइट नहीं, पता है आज उनका दिन है, हैं? क्या बात, बानो दाराब शाह डे। एक दूसरा दोहा है सर इसमें, आपका बहुत फेवरेट है। जी जी। रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले न राम। ये दोहा जो है मुझे ज़िंदगी में पहली बार डॉक्टर हरिवंश बच्चन साहब ने सुनाया था। वाह। एक्चुअली मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी, तो मैं शुरू में जब मैंने शायरी शुरू की थी, मैं छपाता भी नहीं था। 3-4 लोग थे जिन्हें मैं सुनाता था, डॉक्टर हरिवंश बच्चन, भारती जी, डॉक्टर राही मासूम रज़ा और यश चोपड़ा। यश चोपड़ा के साथ मैं काम करता था, उर्दू जानते थे, पोइट्री में बड़े इंटरेस्टेड थे। ये 4 लोग को सुना। तो मैंने एक छोटी सी नज़्म थी, मैं जल्दी से सुनाता हूँ आपको। यही देखिए, ये फ़र्क होता है, हमें एक नज़्म कहनी पड़ी, उन्होंने 2 लाइन में वो बात ज़्यादा बेटर तरह से कह दी कि करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते। वाह। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है। ये सोचता हूँ, देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट के खड़ा रहूँ मैं, मगर करूँ क्या, जो भीड़ पीछे से आ रही है मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब मैं चलता हूँ खुद, तो मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूँ तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, ओ कॉन्शियंस यू आर सो वेन अबाउट योर सेंस ऑफ जस्टिस। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, ज़रा सुनूं तो क्या आज का तेरा फैसला है। वाह वाह। अब ये मैंने तो इतनी नज़्म में कहा, अब ये 2 लाइन में बात सुनिए, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरह से। वाह। रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दोहू काम, सीधे से जगना मिले, उल्टे मिले न राम। वाह। बात खत्म, हमें इतना कहना पड़ गया। और ये सच है, अगर आप बिल्कुल सच बोलेंगे तो ये दुनिया आपको नहीं झेल सकती। दुनिया क्या, आपके करीब तरीन दोस्त, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स या आपके भाई या बहन, कोई नहीं झेल। पूरा सच अगर आप बोलेंगे और पूरे वक्त बोलेंगे, अच्छा तो क्या करें, झूठ बोले, अच्छा तो झूठ बोलो। तो अब बाहर आपकी इज्जत हो नहीं हो, अपने अंदर तो गिरते चले जाएंगे ना। आपको मालूम है कि आपने झूठ बोला है, ये मतलब ये बात की है, दिल में कुछ और था, ये कहा। कितनी बार आप करेंगे, एकदम खोखले होते चले जाएंगे। तो इधर भी खाई, उधर कुआं, तो जाए किधर।
प्रॉब्लम तो सीरियस है, और ये प्रॉब्लम आज से 500 साल पहले, ये है 16th सेंचुरी की शायरी होगी, उसमें भी है और आज भी है। कोई चेंज नहीं हुआ है 600 साल में, 500 साल में। 17th सेंचुरी होगी, 500 साल, ये मेरे जी। अकबर के ज़माने का। तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? मगर मुझे ऐसा लगता है कि 100 नए पैसे होते हैं 1 रुपए में। मैं बात जो कहूँ बड़ी आपको इमोरल लग सकती है, आप 25 नए पैसे खर्च कर दीजिए, 75 बचा लीजिए। जो कॉन्शियस के 100 नए पैसे हैं उनमें से 25 आपको खर्च करने पड़ेंगे, 75 अगर बचाने हैं। और पूरा रुपया बचाने गए तो पूरा रुपया जाएगा एक दिन। वाह, क्या बात है। तो वाह, इसके अलावा रास्ता नहीं है, और ये रास्ता किसी भी रिश्ते में नहीं है। तो थोड़ा तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको वो करना होगा जो आपका दिल नहीं चाहता है, उसके बिना नहीं चलेगी। सच बात क्या है कि अगर आप गौर से देखिए तो पूरा जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, वो तो झूठ पे है। वेरी नाइस मीटिंग यू। क्यों भाई? वाई नाइस मीटिंग यू? क्यों? ये कौन है? हमें मालूम भी नहीं। वेरी नाइस मीटिंग यू सर बोलते हैं हम। तो वो तहजीब जो है वो थोड़ा सा झूठ है, हार्मलेस झूठ है, लेकिन है। तो अब हम बिल्कुल खरे हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही जब तक आपका कोई बहुत बड़ा उसूल नहीं कॉम्प्रोमाइज होता हो, तब तक आप थोड़ा निभा भी दीजिए, चलो ठीक है, जाने दो, वाह। यही सही। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो टेढ़े दोहू काम है उसमें सीधे और टेढ़े में बीच में एक रास्ता कभी हल्का सा टेढ़ा हो जाइए, उसके बिना गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेसिक जो है आपके वो सीधे रहे। बाकी थोड़ा मैं अब फिल्मों में गाने लिखता हूँ तो ऐसा तो नहीं मैंने जो लिख दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि सर ये वर्ड जो है ठीक नहीं लग रहा, हालांकि वर्ड ठीक है, वो उसे पता नहीं है इतना, तो मैं अच्छा चलो तो ये वर्ड कर दें, ये तो ठीक है, हाँ जी ठीक है चलो। लेकिन कल को मेरे साथ हुई है सिचुएशन, ख़ासतौर से 80s में, कि ऐसा डबल मीनिंग गाना, वल्गर गाना। मैंने एक गाना नहीं, मैंने 1000 से ऊपर गाने लिखे हुए हैं। क्या बात। एक गाना नहीं, वो फिर वो बेसिक। फिर आप राम की तरफ चले जाइए और थोड़ा जग की तरफ भी रहिए, लेकिन ये बिल्कुल जब बेसिक प्रिंसिपल बात आए तो फिर राम, फिर जग नहीं। वाह, क्या बात। देखिए, अगला सवाल पूछना पड़ता है, वरना बात तो ऐसी है कि इस बात में ही डूबा रहा जाए और इसी पर सर धुना जाए। वो आपका वो आप कह रहे थे ना, थोड़ा सा बस इतना कर लिया कीजिए आप लोग, काफी है। तो जी जी, तो अगला जो दुआ है वो भी आपका बहुत पसंदीदा है जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और चूंकि उर्दू के शायर से पूछा जा रहा है तो इस दोहे के साथ साथ तमाम शेर भी आ सकते हैं। मास्टर लोग थे, इनको ये तो नहीं है कि ये वर्ड, इसलिए जो खराब पोइट होते हैं वो कभी कभी जो मीटर है इतनी लेंथ है, अब वो पूरी नहीं हो पा रही, इतनी जगह खाली है, बीच में जगह है, तो बेकार के वर्ड उसे बोलते हैं, भर्ती के शब्द डाल देते हैं। इनको तो ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं, तो मास्टर्स के काम के। वो ये भी कह सकता था, रहीमन प्यारा धागा प्यार का, देखो न टूटन पाए, देख न टूटन पाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। उसने ये क्यों कहा कि मत तोड़ो चटकाए? ये दोहे में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो चटका है, जो कि उसके बगैर दोहा आराम से बन सकता था, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए तब भी रहती है आप लाइन, कौन उनको क्या कहता। मगर उसने ये कहा है कि ऐसा नहीं कहा कि तोड़ो ही मत, चटका के मत तोड़ो, झटके से मत तोड़ो। इसलिए कि जब ऐसे तोड़ोगे तो वो खराब हो जाएगी बात, फिर वो जब तुम जोड़ोगे तो घाट पड़ेगी। अगर उसे डाइल्यूट कर देते हो धीरे से, जिससे आपके रिलेशन नहीं अभी रखना है, आहिस्ता से दूर होते हो, और जबकि कभी कोई कहे तो कहो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, आहिस्ता से अलग हो जाओ, और उसके साथ वही कल्चर रिलेशनशिप रखो जो पहले थी, और वापस जब आना है आ भी सकते हो, वापस मिलजुल भी सकते हो। लेकिन उसमें कड़वाहट आ गई, उसमें झटका आ गया, उसमें एक जोर आ गया,
वर्बल वायलेंस आ गया, मेंटल वायलेंस आ गया, फिर बात नहीं बनेगी। तो ये चटका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। वाह वाह वाह। तो दोहे पे तो हम बात करते रहेंगे सर, कुछ और थोड़ी बातें कर लें अगर आपकी इजाज़त हो दोहे पे, तो इसके बहाने से दोहे पे बात हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, जी आप ऑडियंस को क्वेश्चन करने दीजिए, कोई देखो कुछ सवाल करना चाहिए। जी Q&A डन। वृंद की बात कर रहे हैं जी। निबल जान कीजे नहीं कबहूं बैर विवाद, जीते कछ शोभा नहीं हारे निंदाबाद। ये बहुत होशियारी की बात है कि अपने से कमजोर से झगड़ा मत करो, उसमें सिर्फ खराबी है, अच्छा नहीं हो पाएगा कुछ। मुझे अभी लेटली एक इंटरव्यू था तो उन्होंने पूछा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस में क्या डिफरेंस, कि भाई आप इसे एरोगेंस कह रहे हैं, मैं तो इसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी अपने से बड़े आदमी के साथ होती है और एरोगेंस आपकी अपने से छोटे से आदमी। दिस इज द डिफरेंस। हकीकत यह है कि आपसे जो छोटा है स्टेटस में, पोजीशन में, पावर में, अगर वो आपसे थोड़ी सी गलत भी बात कर रहा है तो आप में इतनी लार्ज हार्टेडनेस होनी चाहिए कि उसे माफ कर दे, भूलो, अच्छा बेटा ठीक है जाओ। उसको दबा के, उसको डरा के, उसको डोमिनेट करके आप कोई तीर नहीं मारेंगे, उससे ज़्यादा झगड़ा करके। और गड़बड़ में कभी वो जीत गया तो आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। इस बात का भी ख्याल है कि ये भी हो सकता है, झगड़े में कभी भी कुछ हो जाता है, वही कुछ लो लगाने की बात तो ये ठीक कह रहा है तो आप ख़त्म हो गए। बड़े आदमी से आप मत झुकिए। ये गालिब की डेथ पे एक बहुत अच्छी, उसका जो एक शागिर्द था हाली, फेमस पोएट, उसने एक पोएम उसकी डेथ पे लिखी थी, जैसे मरसिया कहते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे शेर थे। उसमें एक शेर था जो डिस्क्राइब कर रहा गालिब किस तरह का आदमी था। खाकसारों से खाकसारी थी, वाह, सर बुलंदों से इनकिसार न था। वाह। He was humble in front of the humble, but he had no humility in front of the arrogant. क्या बात, वाह। तो ये जरूरी है कि आप अपने छोटे से मत लड़िए और उसको डोमिनेट ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए। इससे ज़्यादा तो बड़ी गलती नहीं हो सकती। ज़्यादा डोमिनेट तो करना ही नहीं चाहिए किसी को। अगर आप उसे स्केप का रूट नहीं देंगे ना तो एक दिन आपके डोमिनेशन को तोड़ देगा, कितने भी आप पावरफुल हो। एक कहानी है मौदी तुम की है कि जब रशियन चाइनीज़ सिविल वॉर चल रही थी तो उसमें उसके एक जनरल आया, उसने कहा सर ये पूरी चांग काई शेक की एक प्लेटून है, वो पहाड़ियों के बीच में है, 3 तरफ से तो हमने बिल्कुल उसे घेर दिया है और चौथी तरफ है वो हम बंद कर लेंगे। तो उसने कहा ये गलती मत करना, ये चौथी तरफ खुली रहने दो। जब दुश्मन को चारों तरफ से घेर लोगे तो वो फिर ऐसे लड़ेगा कि तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए कि वो अपनी जान के लिए लड़ रहा होगा। जब तक उसके पास निकलने का रास्ता है तो वो भाग सकता है। जब तुम उनसे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए फिर तो वो लड़ पड़ेगा और उससे तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम जीतने के लिए लड़ रहे हो, वो अपनी जान के लिए लड़ेगा। ऐसे ही है रिलेशनशिप में, हम ये गलती करते हैं कि हम किसी को डोमिनेट करते ही चले जा रहे और जितना वो अपना टेरिटरी आपको दे रहा है उतनी आप टेरिटरी लेके और लेते जाते और करते 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 आपको जब सारे रास्ते बंद कर देते तो एक दिन वो रिवोल्ट कर देता है और फिर आप उससे नहीं जीत सकते। जब वो कहे कि भाई चलो तन मन धन अब जो भी गाए, मैं तो अब बगावत हो चुकी है, तो ये जो है इसमें आपकी हार हो जाती है। तो आप बात को वहाँ तक ले मत जाइए। आप जो आपसे पावरफुल है उससे आपको झगड़ा करना है और अकड़ जाना है तो अकड़ जाइए, लेकिन जो आपसे कमज़ोर है उसे एक उसकी डिग्निटी का रास्ता दे दीजिए। शायद पिछले दोनों से बात हो रही है कि वो आप ऐसी बात कर देंगे तो भूलेगा नहीं वो। तो
उसको निकलने का रास्ता होना चाहिए। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप बर्बाद करेंगे छोटे आदमी की, वो एक दिन आपसे रिवोल्ट कर जाएगा, उसका डर खत्म हो जाएगा वाह। एक दिन। तो ये गलती कभी मत कीजिए। उसकी जो आपसे बहस कर भी रहा है, टाल जाइए, मान जाइए, बहला दीजिए। बहुत बढ़िया जी। सवाल एक है, एक सवाल मेरा है इससे इतर, जो ह्यूमर, जो आपकी हाजिर जवाबी है, जो बहुत पसंद भी आती है लोगों को, इसकी आप इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब चूंकि ये लखनऊ में ये बात बहुत मशहूर है कि आप में हाजिर जवाबी मजाज से आई, चूंकि मजाज आपके मामू थे, तो मजाज का जो ह्यूमर था वो, और फिर उसके एक एक्सटेंशन के तौर पर आपको हम देख रहे हैं कि देखिए साहब, सेंस ऑफ ह्यूमर में प्रॉपर्टी में थोड़ा फर्क होता है। जी तो आपका मामा आपको प्रॉपर्टी तो दे सकता है, ये तो नहीं विल कर सकता ना मेरे मरने के बाद मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे नेफ्यू को दे दिया है? नहीं, मेरा मकसद ये कहने का ये था कि मजाज के मुझे ह्यूमर मालूम पर थोड़ी है, बात हो जाए, मगर मुझे ये माने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आपको वहां लाना चाहता था लेकिन ये आए नहीं। अच्छा, ये जोक करने लगे, मैं बात सेंस ऑफ ह्यूमर की कर रहा था। बात मेरी चली। है भैया, एक बात बताऊं आपको, सेंस ऑफ ह्यूमर ये बहुत गजब की चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छे दिनों के लिए नहीं बना है, उसमें भी है तो ठीक है, मगर ये अच्छे दिनों के लिए नहीं है। आपकी कार में जो शॉक ऑब्जर्वर्स है वो क्या स्मूथ सीमेंटेड रोड्स के लिए बने हैं? वो उन रोड्स के लिए बने हैं जिनमें गड्ढे हैं, वाह, जिनमें बड़े बड़े पत्थर हैं, कि जहाँ उस पर आपकी गाड़ी जाएगी तो ऑब्जर्वर जो है, शॉक ऑब्जर्वर, वो गाड़ी को संभाल लेंगे, आपको ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। उसी तरह सेंस ऑफ ह्यूमर भी ज़िंदगी के उन पलों में और उन दिनों के लिए हैं जिनमें गड्ढे बहुत हैं, जिनमें वाह। पत्थर बहुत हैं। वाह, और मैं एक्चुअली आई फील सॉरी फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, इसलिए कि ज़िंदगी उनके लिए मेरे और आपसे कहीं ज़्यादा कठिन है। वाह, उनकी गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर्स नहीं है। जिंदगी को झेलने का हर दिन कोई प्रॉब्लम है दोस्त, और अभी तो हमें दिन का भी इंतज़ार करना पड़ता है, टचवुड। तो ये जो हम इससे गुजर रहे हैं, हम अगर हम में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो तो मर जाएं हम। तो क्या क्या झेलेंगे, क्या क्या देखें। रोज़ आप पेपर खोलिए तो आप दंग रह जाते हैं, तो आप डिप्रेशन के समंदर में डूब जाएंगे। मगर वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो आपको कंटिन्यू करता है, तो ये बहुत बड़ी, ये दवा बहुत इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। वाह। तो लखनऊ में मैंने सर से पूछा 1 तारीख को प्रोग्राम में कि उर्दू शायर नॉस्टेल्जिया से भरा रहता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो सर ने कहा आपके नॉस्टेल्जिया में वो पहले वाली बात नहीं रही। अब ये मुझे सवाल किया साहब नॉस्टैल्जिया, अरे साहब नॉस्टैल्जिया अब क्या पहले हुआ करता था, क्या नॉस्टैल्जिया होता था, अब क्या है? जावेद साहब, मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि क्या आपने कभी दोहे कहने की कोशिश की, और दूसरा ये कि हम आपके तमाम गीत सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई एक गीतकार हिंदी सिनेमा का जिसको आप सबसे ऊपर रखते हैं। ये 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहले हाँ, मैंने कुछ दोहे कहे हैं, और मैंने ऐसा सोचा कि जब वो 100 हो जाएंगे तब मैं रिवील करूँगा और छपाऊँगा। तो मैं एक आध सुना देता हूँ जो इस वक्त मुझे याद आए, कि ये सर मेरे ही लिखे हुए जो है। जोरू थापे उपले बेटा हके ढोर, जोरू थापे उपले बेटा हाके ढोर, नेता बंधुआ से कहे गांव में आई भोर। एक और मुझे अभी सब याद नहीं है क्योंकि सुनाए नहीं है ना, मैं याद करता हूँ आज हैं तो कुछ लिखे तो है थोड़े, मगर मैं 100 का इंतज़ार कर रहा था। वो किताब बन जाती है फिर तो वो गांव में है भूखमरी और शहर में है फुटपाथ, गांव में है भूखमरी और शहर में है फुटपाथ, ये रोटी ऊ झोपड़ा किधर बढ़ावे हाथ।
और चलिए हो गया, आपको नमूना दे दिया। गीतकार गीतकार देखिए, पहले ये 60s 50s में कोई गीतकार आप नाम ले लीजिए किसी का जो बहुत ज़बरदस्त ए ग्रेड में, मैं उसके आपको 4 अच्छे गाने सुना दूंगा। हर गीतकार अच्छे गाने लिखता था, लेकिन अगर हम उनमें से देखें तो मैं 2 आदमी का नाम लूँगा, और मैं उन्हें कंपेयर नहीं करना चाहूँगा इसलिए कि मेरी इतनी औकात नहीं है और बदतमीजी की बात होगी करना। एक शायर, एक शैलेंद्र। ये डिस्टिंक्ट लोग हैं, ये डिस्टिंक्ट है। इन्होंने जो गीत अच्छे लिखे हैं वो दुनिया के किसी स्टैंडर्ड, देखिए हमारे मुल्क में शायद दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर नहीं होंगे, सबसे अच्छे डायरेक्टर नहीं होंगे, दुनिया के सबसे अच्छे कैमरामैन नहीं होंगे, दुनिया के सबसे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन लिरिक राइटर कोई नहीं। जिनको नोबेल प्राइज मिल गया गाने लिखने पे, हमने उनके भी गाने सुने पढ़े, बहुत अच्छे हैं, लेकिन साहिर और शैलेंद्र की एज है उन पर। इनसे बेटर दुनिया में नहीं लिखे किसी ने गाने। जावेद साहब, मेरा आपसे एक सवाल था। यहाँ उत्तर भारत में मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हम देखते हैं जिनको मान्यता मिलती है, मगर ये बम्बैया हिंदी से लोगों को इतनी परेशानी क्यों है? उसको हम अशुद्ध हिंदी या अशुद्ध भाषा क्यों मैं तो कहते हैं? अशुद्ध भाषा का कायल ही नहीं हूँ। अशुद्ध क्या होती है? शुद्ध भाषा का चक्कर में भाषा मार डाली जाती है। भाषा तब तक सही है जब तक उसमें शब्द आ रहे हैं। इस्थेटिक और अनस्थेटिक हो सकती है, कान को ख़राब लग रही, ये हो सकता है, या उसमें मैनर ज़रा पुअर है, बदतमीज से बात हो रही है, तो वो तो अनस्थेटिक बात हुई। इनडिसेंसी इज अनस्थेटिक। एवरीथिंग विच इज़ पुअर इन टेस्ट इज अगली, वो नहीं होना चाहिए। बाकी अलग अलग अच्छा हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, मुझसे बेहतर शायद यहाँ जो 2 लोग बैठे हैं वो बोलेंगे, हम बहुत बड़ी बड़ी भाषाओं को डायलेक्ट कहते हैं। रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई उसे डायलेक्ट कहते हैं। ये मतलब क्या है? जो ब्रिज है, जो अवधि है, ये भाषाएं हैं भाई, ये इनको आप डायलेक्ट कर दिया है, गलत। बड़ी दया, क्या इनके एपिक्स हैं? ये आपको मिलते हैं ऐसे पे क्या हर जगह? पद्मावत अवधि में। तो वो जो है, ये प्योरिटी क्या है? एक हो गया लैंग्वेज प्योर होनी चाहिए। आप कहाँ तक प्योर करेंगे? हमको मालूम भी नहीं कौन सा शब्द कहाँ से आया है। मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूँ, टीवी पे भी आ चुका है, इसके ऊपर यूट्यूब पे, मैं क्या पूरा सुनाऊँ, 4-6 वर्ड बता देता हूँ। आपको मालूम है कि बाल्टी पुर्तगीज़ है, आपको मालूम है कि कमरा इटालियन है, आपको मालूम है कि बच्चा पर्शियन है, ऑटो रिक्शा में ऑटो जो है वो ग्रीक है और रिक्शा जैपनीज है। इंडिया में दोनों को साथ में जोड़ दिया उन्हें। कहाँ आप सब निकाल देंगे। एक मरतबा उन्होंने भेजा था एक नोटिस, होम मिनिस्ट्री ने नोटिस या सजेशन व्हाटएवर टू हाई कोर्ट दिल्ली कि भाई ये वर्ड उर्दू के आप ये निकाल दिए, इनमें हिंदी क्या पढ़ रखिए, तो पर्शियन के है बाहर। तो मैं बिल्कुल, मुझसे पूछा किसी ने, मैं बिल्कुल सही कह रहा है, पर्शियन के वर्ड क्यों हो जब अपने पास इंडिजिनस वर्ड है। बाय द वे शाह पर्शियन का वर्ड है, आप मालूम कर ली। हाँ, मोदी का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शाह तो पर्शियन वर्ड है। बाय द वे खैर वो ना होंगे, मोदी तो मुझे नहीं मालूम कि पर्शियन का है, लेकिन कुर्ता अरबिक का है, पाजामा फारसी का है। ये गूगल कर लेना, ये आप गूगल कर लीजिएगा। कुर्ता इज एन अरबिक वर्ड एंड पाजामा इज अ पर्शियन वर्ड। कहाँ तक निकालोगे भाई? क्या क्या करोगे? नहीं, बम्बैया हिंदी क्या है, ज़रा बोलिए थोड़ी सी, बोलिए। आप बोलते हैं तेरे को मेरे को पर्सनल लाइफ कई बार बोल। हाँ तो ठीक है, आप एक बात है, आप इसको बिल्कुल, मतलब एक आदमी जैसे आपका इज्जत के रिश्ता होते तो तेरे को नहीं बोल पाएंगे आप, आपको कहना पड़ेगा आप। तुम भी नहीं बोल सकते उसे, तो नहीं, आप तो तीसरे स्टेज पे जा रहे, तू वाले स्टेज पे जा रहे। हमारे यहाँ 3 लेवल है, आप, तुम, तू। तो ये तेरे जो है वो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को तो बोल सकते हैं,
और ज़्यादा गर्लफ्रेंड पे भी मत ट्राई किए, छोड़ के रिस्क मत लीजिएगा। तो तुम तक बस ठीक है, उससे नीचे तेरे को में गड़बड़ हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी। जावेद साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने आपकी एक किताब पढ़ी है और इसमें एक दोहा है कि रूठे सुजन मनाई है जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। उसकी व्याख्या आप शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से सुजन हैं जो बार बार रूठ जाते हैं। तो ये अनुभव आपको कहाँ से हुआ? ये फिल्म इंडस्ट्री का अनुभव था बार बार रूठने वाला, या रिश्तेदारों का था? नहीं, वो जिंदगी का है सर, ये किसको नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे को है, सही है, ये तो होता रहता है जिंदगी में। मेरा एक कभी गाना है आएगा कि देखिए तो लगता है जिंदगी की राहों में एक भीड़ चलती है, सोचिए तो लगता है भीड़ में है सब तन्हा। जितने भी ये रिश्ते हैं कांच के खिलौने हैं, पल में टूट सकते हैं, एक पल में हो जाए कौन जाने कब तना। तो ये तो है ही, और सब संभाल के ही रखना पड़ता है आपको। कि वो उर्दू का बहुत बड़ा शेर था, आप गिने, यानी जो बिल्कुल वो शीशे के बारीक से गिलास होते हैं कि ज़रा सा झटका लगे तो टूट जाए। कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अपने दोस्तों के टेम्परमेंट का ख्याल हमेशा रखो, हरदम रखो। अनीस ठेस ना लग जाए आप गिनों को कभी भी, ज़रा सी बात पे। अभी हम यही बात कर रहे थे, कौन सा शब्द कहाँ जाके उसके दिल को लग जाएगा और बिखर जाएगी बात, ठिकाना नहीं है। यही उस दोहे में भी कहा गया है। जावेद साहब, ये आपकी ज़िंदगी की ढलती हुई शाम हम देख रहे हैं। उनकी नीयत खराब नहीं, सिर्फ जबान खराब। या सही कहा सर आपने, फिक्र मत कीजिए, सही कहा सर आपने। नहीं, आप मेरी आराम से नीयत बोलिए। खराब नहीं है, आप आराम से बोलिए। मेरी नीयत ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद आपको कौन सा ऐसा आपका रचना या कौन सा ऐसा गीत या कौन सा ऐसा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगा, जो आपको लगा कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मतलब स्ट्रेंज बात है, वो मैं कल करने वाला हूँ। अजीब बात, अजीब सवाल। देखिए इनको कैसे पता चल गया। अरे आप तो एक ही सवाल की वजह से भाई की वापस ले लिया। ऐसा मत कीजिए भाई, सब लोग ऐसे सवाल थोड़ी करेंगे। हाँ जी सर, फिल्मी गानों की बात आई जी। और ये अभी आपका एक बहुत मशहूर गाना है, बहुत सुंदर गाना, उस पर अभी कुछ बंद जोड़े गए। नई फिल्म जब 2 उसका सीक्वल जब आया, जी। तो ये जो आपके बंद पर दूसरे बंद जोड़ दिए गए, इसको आप ऑनेस्टली कैसे देखते हैं? एक शायर के बाद मुझे उन्होंने पहले कहा था करने को कि आप ही कर दीजिए, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे जो लिखना था मैं लिख चुका हूँ, आप किसी और से करा लीजिए, मैं नहीं करूँगा। और ठीक है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ जो मॉरल राइट जिन्हें कहते हैं वो बहुत शायद स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब ऐसा होता रहता है कि एक मुखड़ा लेके अंतरे नए डाल देते हैं, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो कुछ ऐसा नहीं कि ये आज क्या हो गया, इस तरह का बहुत होता रहता है। और मेरी भी और कई गानों के साथ ऐसा हुआ है। तो वो तो कोई लॉ अगर हो मॉरल राइट का स्ट्रॉन्ग तो ही रोक सकता है। लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं किया, अब एक काम कर दिया, उसकी तारीफ हो गई, बहुत लोगों ने इज्जत दी, नेशनल अवार्ड दे दिया उस गाने पे, ये हो गया वो। अब उसमें नया अंतर लिख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि यू आर लिविंग इन योर पास्ट, तो वो मुझे पसंद नहीं है। वाह, कुछ समय तो हो गया है, बस गज़ल के पिछली बार आपने नज़में सुनाई, तो इस सेशन में मुझे लगा कुछ गज़ल के शेर आपसे सुन लूँ, अगर आप सुनाना चाहें तो, या अपनी पसंद के कुछ और शेर। मेरी पसंद के शेर तो दूसरों के हैं। नहीं, वो भी आप सुना सकते हैं। वो मेरे नहीं है। नहीं, मेरी मुराद वही थी सर, एग्जैक्टली वही मुराद थी जी। कोई गजल के कुछ शेर सुना, 2-3 शेर सुना देता हूँ। जी। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। जिधर जाते हैं सब पामाल रखते ट्रॉडन पाथ, जिस पे बहुत लोग चले हैं। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। वाह वाह गलत बातों को खामोशी से सुनना हम ही भर लेना, वाह।
गलत बातों को खामोशी से सुनना, हम ही भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हम ही भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। वाह मुझे दुश्मन से भी खुददारी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, वाह मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। वाह। किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। वाह वाह सर, वो अभी कुछ दिन लगेंगे। एक जो गज़ल है आपकी, थोड़ी तवील बहर की। ज़रा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम की धूल, बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह। जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या, कोई ट्रेजेडी है? जहाँ इतने मसाइब हों, जहाँ इतनी परेशानी, किसी का बेवफा होना है कोई सानेहा क्या? वाह। बहुत माकूल है ये बात, मगर इस हकीकत तक दिल नादा को लाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह वाह। कभी हमको यकीन था, ज़ुम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए, मगर तुम मेहरबान हो। कभी हमको यकीन था, ज़ुम था, दुनिया हमारी जो मुखालिफ हो तो हो जाए, मगर तुम मेहरबान हो। हमें ये बात वैसे याद तो क्या है, लेकिन हाँ, इसे यकसर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वाह, क्या बात। बस ऐसे ही एक जी सर, ये इसी साल में आ जाएगा सर। शायरी का वो अगर कहाँ है हमारे ये अशोक सर जी। सर, बहुत लोगों की फरमाइश है कि अब आ जाए, तो ख्याल कीजिए कुछ आप। जरूर है। हाँ नहीं जी, कोई फरमाइश? जमीन चल रही है या हम चल रहे हैं? अच्छा जी जी जी। अब नज़्म इस बार ठीक याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every pleasure, every pain, every sorrow, every happiness, ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक कज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स स्पर्श का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो या माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हो के दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ऑल द फीलिंग्स, ऑल द इमोशंस, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पे जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और अब है ओझल, दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों? इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हों, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच्ची हो के सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है
या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया जावेद साहब इस बातचीत के लिए, और बहुत शुक्रिया आप सबका।